Assalamu alaikum everyone. Before I introduce myself, अभी ज़ैनब ने आज के आप लोगों से लाइफ कोच के मायने पूछा क्या होता है, मुझे आंसर्स सुनने को मिले. मुझे आवाज़ आई थी कि लाइफ कोच पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, विच इज़ रियली अ गुड आंसर. बट जब हम वर्ड कोच सुनते हैं, हटा दें उसमें से लाइफ हटा के सिर्फ कोच सुनते हैं, तो कोच क्या होता है? कोच वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास जब आप जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोच हो, चाहे वो फिटनेस कोच हो, कोई भी कोच हो, आप उसको बताते हैं कि मेरे अंदर ये एक चाह है या डिज़ायर है या विश है, मैं इस चीज़ में एक्सेल करना चाहता हूँ, मुझे बास्केटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है, कैन यू कोच मी सो आई कैन बिकम अ ग्रेट प्लेयर. तो उसका और आपका शेयर्ड गोल होता है. आप मिलके उस चीज़ पे काम करते हैं. जब तक आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर जाते तो आपका कोच आपके साथ होता है. इनफैक्ट आपने देखा होगा हमारी क्रिकेट टीम में कोच जो है फील्ड के बाहर बैठे होते हैं, प्लेयर को वो सिखा चुके हैं कैसे खेलना है, उसके बावजूद कोच आपके साथ रहता है ताकि आपको बूस्ट करता रहे, मोटिवेट करता रहे कि आई एम हियर फॉर यू एंड आई नो यू कैन डू इट. दिस वॉज द न्यू थिंग इन US एज वेल, बिकॉज एवरीबडी व्हेन लाइफ कोच की बात आती है तो सबके जहन में आता है कि भाई मतलब 25, 26, 30, 35 साल जिनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है ऑलरेडी हैं, उनको जाना चाहिए लाइफ कोचेज़ पे. तो मेरे वहाँ भी इंटरव्यूज़ हुए, उनमें मैं यही कहती थी कि अगर ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो ये यूथ से स्टार्ट करनी होगी, टीनेजर से स्टार्ट करनी होगी. जब आप 25, 26, 28, 30, 35 साल में पहुँच जाते हैं तो आप इतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि आप कहते हैं दिस इज़ हु आई एम, आई डोंट वांट टू चेंज और आई कैन डू इट. मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझे पता है मेरे साथ मसला है, मैं ये कर ही नहीं सकता. काम ग्रोथ माइंडसेट बनाना है तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 आपकी ग्रोइंग एज में बनाना है. जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी माइंडसेट पे काम करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी. आसान होने का मतलब ये नहीं कि अगर आप लाइफ कोच की ट्रेनिंग ले लेंगे तो ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे. यू विल एक्सपीरियंस चैलेंजेस, यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बट यू विल नो हाउ टू डील विद इट. मेरी हर किसी डॉक्टर की, इंजीनियर की या किसी बिजनेसमैन की, हर एक इंसान की एक स्पेशलिटी होती है कि अगर डॉक्टर है तो वो हार्ट सर्जन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर है तो या तो वो डेटा, आई वाज इन डेटा साइड, कोई नेटवर्किंग की साइड पे होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग की साइड पे होते हैं. तो जो लाइफ कोच होते हैं ना, उनकी भी एक स्पेशलिटी होती है. हर लाइफ कोच आपको हर चीज़, हाँ ठीक है आपका माइंड हर चीज़ से कनेक्ट है तो आपकी हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी स्पेशलिटी होती है कि मैं ये चीज़ मुझे पता है, मैं आपके अंदर सिखा सकता हूँ और आपको ट्रेन कर सकता हूँ. लाइफ कोच बेसिकली आपको ट्रेन कर रहे होते हैं. जैसे कोई कोच आपको स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन करता है, वैसे आपको लाइफ कोच भी ट्रेन करता है. माई स्पेशलिटी इज़ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. That's what I do. Whenever, wherever I go, I tell them this is my specialty, this is what I do, and I have full faith in it कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपकी ज़िंदगी के 90% आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ इज़ दैट? किसी चीज़ पे आपको एतमाद ही नहीं है या उसका भरोसा ही नहीं है या बिलीफ ही नहीं है, देन आप वो चीज़ परस्यू नहीं करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो फिर आप उसको ज़्यादा देर लेके नहीं चलेंगे. दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी टू. आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई एम अ गुड इंजीनियर. मैंने कर तो ली, ग्रेड्स भी अच्छे ले लिए सब, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू विल डू इट, बट यू विल नॉट कंटिन्यूसली डू इट. So the first thing in any aspect of your life, in the relationships, family, friends, you have to have that confidence. People who are not confident, they are the one, they feel insecurity. और फिर वो क्या करते हैं, उनका escape mode क्या होता है कि वो लोगों को blame करते हैं, situation को blame करते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, people who are mean to others, they are the one who are not happy with themselves either. अगर आप अपने ऊपर ही एतमाद नहीं है, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो आप किसी इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हो? अगर कर भी लेंगे तो देन उसके बाद उसको ब्लेम करेंगे, उसकी वजह से हो गया. वाई कैंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो कॉन्फिडेंस इज यकीन, बिलीफ. इस कॉन्फिडेंस को क्या चीज़ इफेक्ट करती है? लिमिटिंग बिलीफ. लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? लिमिटिंग बिलीफ ये होता है कि जब आपकी एक थॉट आपको बताती है कि यू आर नॉट गुड इनफ, you can't do it, or you are not capable,
दीज आर द लिमिटिंग बिलीव्स। उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होती है कि यार ये हुआ था इस वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ, या ये हुआ था इस वजह से। आप बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ की जंग में लगे रहते हैं। जब आप लिमिटिंग बिलीफ को हरा देते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं किसी को, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट, स्टोरी एंड स्ट्रैटेजी से। अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, अगर मैं जंप कर जाऊं कि मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, स्टफ लाइक दैट, एंड इफ़ यू आर नॉट इन द रिसीविंग मोड यू कैन गेट एनीथिंग। बहुत सारे लोग दिन भर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो भी देख लेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी सुन लेंगे, उसके बाद वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। बिकॉज जो स्टेट होती है, अगर वो रिसीविंग मोड में ना हो, आप एक्सेप्टिव ना हो कि ओके आई एम हियर, आई एम एक्सेप्टिंग थिंग्स, then nothing can work on you. So what we need to work on, we need to work on the state. If you are not at the right state, the receiving state, then nothing can work on you. तो पहला काम क्या है? Be in the right state, which is the receptive state. Okay, I am open, I am here to learn, and then work on your story, and then ask them, okay, I'm ready now, give me the strategy. If I will jump and give you the strategy and you're not at the right state, I'm going to waste your time and my time too, and I do not want to do that. State को कैसे change कर सकते हैं? State को change करने के 3 तरीके हैं। मेरी writing वैसे कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो excuse my writing. आपकी स्टेट को 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, योर फोकस, योर लैंग्वेज एंड द फिजियोलॉजी। दीज आर द 3 थिंग्स जिन पे आप काम करके अपनी स्टेट को रिसेप्टिव स्टेट बना सकते हैं। सबसे पहला फोकस, यानी आप जो चीज़ पे फोकस करें, शिफ्ट योर फोकस। लैंग्वेज, यू नो दैट, यू नो स्टेट, स्टोरी एंड लैंग्वेज, किसी को आइडिया है? Then second is language. Language is change the language that is going on in your head and change it. And the third is physiology. The easiest way to get into the right state is physiology. फिजियोलॉजी ये क्या है कि जब तक आप एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे और आप बोलेंगे यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे करना है, सोच तो आप बहुत सारी चीज़ें लेंगे, प्लान्स भी बना लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उसमें शाम के 5 बज जाते हैं और फिर आप दोबारा बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। फिजियोलॉजी ये है कि अगर आप एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर बॉडी मूवमेंट। दिस इज़ द ईजीएस्ट, या क्विक फिक्स है ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं इस वक्त मुझे कोई हेल्प हो जाए, इस वक्त मैं जिस स्टेट में हूँ वहाँ से बाहर निकलना हूँ, तो उसका इंस्टेंट तरीका, इंस्टेंट रेमेडी ये है कि चेंज योर फिजियोलॉजी। आप बैठे हुए हैं तो आप वॉक शुरू कर दें, वॉक करें तो रन शुरू कर दें, समथिंग। जब मैं अपनी लाइव कोचिंग में ट्रेनिंग्स देती हूँ, अभी तो ये दिस इज़ जस्ट अ सेशन, दिस इज़ नॉट अ ट्रेनिंग, बट व्हेन आई डू ट्रेनिंग आई टेल देम टू गेट अप इन एवरी सेशन। बाय द वे माय सेशंस आर ऑल वर्चुअल, तो जूम सेशन होते हैं। आई टेल एवरीबडी टू गेट अप एंड डू 10 जंपिंग जैक्स, डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी, एनी छोटी सी एक्सरसाइज टू गेट इनटू द राइट स्टेट, एंड देन आई स्टार्ट माय सेशन। होता ये है कि जो एक टाइटनेस होती है ना, एक रेजिस्टेंस होती है कि नहीं मुझे नहीं करना और मैं कैसी लगूंगी और ये क्यों मैं करूँ, कि मैं पागल थोड़ी हूँ, स्टफ लाइक दैट। वो लैंग्वेज भी चेंज कर देता है, वो फोकस भी चेंज कर देता है, और जब आपकी बॉडी मूव होती है ना तो आपका माइंड भी शिफ्ट हो जाता है। कभी कभार आप बहुत परेशान हो, आप वॉक पे चले जाएं या आप जॉगिंग शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपको देखना होगा कि सड़क पे मैं कहीं अगर सोचते सोचते गिर ना जाऊँ, यू विल बी फोकस ऑन द रोड एट दैट टाइम। सो आपकी फिजियोलॉजी आपको किसी भी स्टक से थोड़ी देर के लिए किसी दूसरी स्टेट में पहुंचा सकती है, इफ़ यू डू इट द राइट वे। अस्सलाम वालेकुम। नो नो नो, आई लाइक इट। या ऑफ कोर्स। What is life? What is the reality of life? It's a simple question and please explain. What is the reality of life? What is अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान चीज़ में समझाऊँ ना, तो रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि आप इस ब्लू कुर्सी पे बैठे हैं, आपने अभी उठे, आपने सवाल किया, एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ओनली रियलिटी यू हैव। आई वर्क विद, मैं जब अपनी ट्रेनिंग सेशन में थी, इफ़ यू नो दीपक चोपड़ा, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ साइंटिस्ट,
और मैंने उनके साथ भी जब काम किया तो मैं जब इन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने ये बात मुझसे बोली तो आई डिडंट गेट इट। मैंने कहा ये क्या है भाई, लाइफ तो इतनी लंबी है, ये कह रहे हैं बस यही है जो है। देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि वाई, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। आपको नहीं पता कि आप अभी उठ के जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, और जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या आप जो पीछे जो आपके पास्ट में हुआ है वो चला गया। यू कैन नॉट रिपीट इट, यू कैन नॉट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम पास्ट। हाँ, द थॉट्स की सूरत में तो आप रख सकते हैं उसको जिंदा, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। तो वो पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आपको पता नहीं कि दरवाज़ा खुलने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। Life is this room right now. You're breathing, you ask the question and you're sitting on the blue chair. That is the only reality you have. उसमें जब आप बाहर जाते हैं आपको क्या करना है ये अनदर क्वेश्चन है। वो लाइफ है भी आपकी बाहर जाने के बाद या नहीं है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी आ जाता है जो हम सबका ईमान है कि हमें नहीं पता, दूसरी सांस का नहीं पता, स्टफ लाइक दैट। तो जब मैं लोगों से बोलती हूँ कि जब आप रिलीजियस वे में आप बात करते हैं कि दूसरी सांस का नहीं पता, ये नहीं पता, तो फिर आप फ्यूचर को लेके अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करते हैं? जब आपको एक चीज़ पता ही नहीं है तो प्रेजेंट को ट्रबल में लेके क्यों आना? हम 90% सिर्फ ये सोचते रहते हैं, वो क्या सोचेगा, ये क्यों सोचेगा, ये करूँ ना करूँ। Bring your awareness in the present moment. This is the only reality you have right now. And make the most out of it. When I say most out of it, जो लोग दो तरीके हैं, या तो अपनी प्रेजेंट को इतना फनी मतलब हैप्पी बना लें, पार्टी ये वो सारा कुछ कि भाई यही ज़िंदगी है तो लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। उससे क्या होगा, लिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ अपनी प्रेजेंट मोमेंट में, या तो मैं वो काम करूँ दैट कैन क्रिएट द विजन, द फ्यूचर दैट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ, और आई कैन जस्ट लेट इट गो, देखा जाएगा। दो चॉइसेस हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं देखा जाएगा, जब आएगा टाइम तो देख लेंगे, पता नहीं है, तो वो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर दिया, फ्यूचर का वैसे नहीं पता। जितने बेहतर डिसीजन आप इस रियल वर्ल्ड में, रियलिटी में बनाएंगे, वो चीज़ें सारी इफ़ेक्ट करेंगी आपके फ्यूचर को। दो लोग अभी इस कुर्सी में बैठे हुए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक इधर एक इधर, एक कह रहा है यार आई विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, जो भी ये खातून कह रही हैं इसमें से जो सबसे बेस्ट मुझे लगेगा आई विल टेक इट एंड आई विल कीप इट एंड आई विल यूज़ इट। दूसरा कह रहा है यार फ़ोन निकालो, सोशल मीडिया ब्राउजिंग करो, आई जस्ट डोंट वांट गेट एनीथिंग एंड आई डोंट वांट लर्न एनीथिंग, हटा दो। दोनों की अपनी अपनी चॉइसेस है ना, ये गलत है ना वो गलत है। हमारी टीचिंग में, हमारी प्रैक्टिस में हम सबसे पहले ये बताते हैं कि वट एवर यू आर थिंकिंग इज़ नॉट रॉन्ग, जस्ट लिंक दी कॉन्सिक्वेंसेस। दोनों ने बना लिया, अब एक बंदे ने अब उसके हिसाब से अपने आगे के डिसीजन बनाने शुरू किए, दूसरे ने बोला भाड़ में डालो। दोनों के फ्यूचर, दोनों उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। जिस चीज़ को आप ज़िंदगी में वैल्यू देते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फैमिली हो, वो चीज़ आपको मिलती चली जाती है। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेटाफिजिक्स। जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं देते वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाती है। तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने फ्यूचर के लिए, अपने विजन के लिए क्या डिसीजंस ले रहे हैं, आप इसी वक्त ले सकते हैं। इसके बाद जब आप, अगर आप होए इंशाल्लाह जिंदा बाहर जाके, तो आप उस जो भी करना है आपको इसी मोमेंट में करना है। दैट इज़ द रियलिटी। आई होप मैंने क्लियर कर दिया आपका सवाल। मैंने शुरू में एक बात की कि हर चीज़ स्टार्ट होती है कॉन्फिडेंस से, यकीन से, बिलीव से। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता होता। फाइंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ इज़ द की। अगर आप अपने लिए कोई विजन रखते हैं, आप विजन उसी सूरत में रख सकते हैं जब आपको अपने ऊपर एतमाद होगा और अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा। प्लेसीबो इफेक्ट वो होता है कि जब हम कोई दवा लेकर आते हैं डॉक्टर से तो हमें यकीन हो जाता है, बाज़ औक़ात तो सिर्फ दवा ला के घर पे रखने से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हम खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। एंड दैट्स योर माइंड। आपका जिस चीज़ में आपका एतमाद ज़्यादा है वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी। हमारे रिलीजन में कहा जाता है तकवा के बारे में, ईमान के बारे में, कि दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। जितना एतमाद आपका ज़्यादा होता है, चाहे वो आपका डॉक्टर हो गया, चाहे वो कोई, अगर मैं आपको अभी दवा खिला दूँ ना कि ये दवा है, इसको खाने से आपका माइंड जो है ना फुल फास्ट हो जाएगा। प्लेसीबो इफेक्ट, अगर आपको मुझ पे और उस दवा पे एतमाद होगा वो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं शायद आपको कुछ भी खिला दूँ, कुछ नहीं होगा। तो वो एतमाद, वो प्लेसीबो इफेक्ट, वो ही सारी चीज़ें हैं जो आपसे आपको कनेक्ट करती हैं।
जब आपको ये एतमाद एक किसी डॉक्टर की दवा पे है तो अपने ऊपर भी करके देखें। आप स्ट्रेंथ की बात कर रही हैं तो इसके अंदर थिंक आई एम गुड एट इन बाइक राइडिंग। दैट्स ऑसम। एंड कंप्लेंट आई हैव रिसीव्ड कि कराची में एसी बिल्कुल नहीं आती है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। ये तो कराची की प्रॉब्लम हो गई, आपसे किसी कोई कंप्लेन तो कराची के लिए। कराची के लिए मैं बात कर रही हूँ। नहीं, आप अपने लिए बात करें ना। हमारा काम पता है क्या है, जब लोग इतनी जनरलाइज बात करते हैं ना तो हम इनको स्पेसिफिक कर देते हैं, नैरो डाउन कर देते हैं। जब आप हर जगह ऑल ओवर द प्लेस रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा असल प्रॉब्लम क्या है। तो कराची होगा आपका प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कोई कंप्लेन जो आपने आपके बारे में सुनी है कि समरा यार ये बिल्कुल नहीं अच्छा करती। यस मैम, कि मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत और सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है, मैं सबको बहुत तंग करती हूँ। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है। एंड आई हैव हेल्प अदर बाय, मैं मतलब सबकी हेल्प करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करती। बाय व्हाट? बाय व्हाट? बाय एनीथिंग, मतलब इन यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं यूनिवर्सिटी में कैसे और अगर किसी को किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है कि एडमिशन डिपार्ट से या इधर उधर से, तो मैं हेल्प करती रहती हूँ। ओके, ऑसम। Can I say by giving advices? Advices. Okay. What I value the most, और मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है सरवेज सलीम की। नहीं, वैल्यू में ये कहते हैं, वैल्यू में मनी, फैमिली, लव, इस तरह की चीज़ें। मेरी नज़र में जो अपने टीचर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ओके, ऑसम। That's it. That's it. That's it. Clap for him. At least एक बंदी ने तो हिम्मत की। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? जब आप कोई भी चीज़ इस तरह की फिल कर रहे हो, द टिप फ्रॉम अ लाइफ कोच इज़ बी स्पेसिफिक। हमारे यहाँ मसला ये है कि सवाल नहीं करना। टीचर बोल रहे, अभी स्कूल में जबकि वो OA लेवल स्कूल था, उनकी टीचर बच्चे बात करे तो एक आवाज़ नहीं, मैंने कहा नो, लेट देम टॉक। मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि वो खामोशी से मेरी बात सुने। हमारा माइंडसेट ये है कि सवाल जितना आपको आपका सवाल सिखा सकता है उतना मेरा लेक्चर नहीं सिखा सकता। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही कोई सिली क्वेश्चन होगा और लोग मुझे इस पर जज करेंगे तो वो आप अपने आप को पता है किस चीज़ से रोक रहे हैं? शायद आपकी एक नॉट है जो आप शायद खोल सकते थे और आपने नहीं खोली, just because you thought that somebody is gonna judge you। आपके क्वेश्चन जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा आपकी दिमाग की जो गिराहें होती हैं, जिसे आप ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, वो ओपन होता है, आपका दिमाग खुलता है। तो प्लीज़ इफ़ यू गाइस वांट टू टॉक, डू नॉट वांट टू लिसन, आई एम हियर टू लिसन नॉट टू टॉक। सो अगर आपके जहन में सवाल है, और मे बी आप अपने लिए नहीं, आप सवाल कर लें, हो सकता है उससे किसी और का फ़ायदा हो जाए। जी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ लाल अहमद और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी कहा था कि कोई भी बीमारी हो, हार्ट पेशेंट हो या कुछ भी हो, तो उसको मेंटली तौर पे अगर डॉक्टर उसको बोल दे कि कुछ भी खा लो वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये बिलीव नहीं है कि अगर आप डिप्रेस्ड हो और आप आप बिलीव रखते हो कि आप ठीक हो जाओगे लेकिन आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर बनता ही किस लिए है कि इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करें, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है उनको इस सारी चीज़ों की। ये ज़रा क्लियर करिए। मैं अभी क्लियर करती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये आप अकेले नहीं है जो ऐसे सोचते हैं। द रीज़न आई टोल्ड अबाउट द डॉक्टर, मेरी ट्रेनिंग डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट के साथ हुई है। वो थेरेपिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट जो काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस में थे, and he's like, I am sick and tired of putting labels on the people that you have bipolar disorder or eating disorder or ADHD or OCD, because जब आप किसी को एक लेबल लगा देते हैं ना कि you have something, 90% उनकी मोटिवेशन उसी वक्त ख़त्म हो जाती है and they treat themselves like a patient. I am not telling you do not go to the doctor. You should go to the doctor. That's not the point right now. The point is creating a strong belief. जब तक आप बिलीव, ये लग तो बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, इतने आसानी से बनता नहीं है। हम तो आपको मैं ऐसे लोग भी दिखा सकती हूँ जो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, उनका भी बिलीव बहुत शेकी होगा, उनको भी यकीन नहीं होगा कि दुआ कबूल होगी या नहीं होगी।
तो आप डॉक्टर्स की बात करें, आप तो बहुत सारी चीज़ों में अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, कुछ लोग होते हैं उनका किसी का पास्ट ब्रेकअप हुआ होता है, वो दूसरी रिलेशनशिप में जाता है, उसका बिलीफ ये है कि रिलेशनशिप तो चलते ही नहीं है, तो वो अच्छे से अच्छा रिलेशन नहीं चला पाते, वो दोबारा से उनका ब्रेकअप हो जाता है, बिकॉज दे हैव द बिलीव. आई नो देयर इज एन एविडेंस, बट इफ यू वांट टू कीप दैट शेकी बिलीफ, द लूज बिलीफ, द लिमिटिंग बिलीफ, यू कैन नॉट प्रोसीड. दैट्स व्हाट द पॉइंट. तो जो डॉक्टर ये खुद ये बात कह रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि वो अब वो डॉक्टर जैसे आपने कहा वो पढ़ता बने ही इसलिए हैं. तो डॉक्टर आपको ये नहीं कह रहा कि मैं उन डॉक्टरों की बात कर रही हूँ जो कि अब दूसरी फील्ड में जो कहते हैं कि हम मेडिसिन हर चीज़ का इलाज नहीं है. अब तो पहले हम ज़माने में ये सवाल नहीं होता था, लेकिन अब तो चाहे आप नॉर्मल किसी डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पहला सवाल डॉक्टर का होता है क्या आपको कोई स्ट्रेस है. पहले डॉक्टर ये सवाल भी नहीं करते थे, अब करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कैन इफेक्ट एनीथिंग. आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है आपका स्ट्रेस. तो माइंड का अब जो साइकेट्रिस्ट बने हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को डील किया है जो साइकेट्रिस्ट के पास थे, जिनकी शॉक थेरेपी हुई थी, जिन्होंने दवाएं भी खाई थी. अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि साइकेट्रिस्ट बुरा है और लाइफ कोच बुरा है. उन साइकेट्रिस्ट ने उनको ये भेजा कि आपके अंदर अब ना होप खत्म हो गई है, क्योंकि एक इजी फिक्स क्या होता है, हमें एंटीबायोटिक मिल जाती है, हम दवा 5 दिन में ठीक होना चाहते हैं. हम अभी कोविड आया था तो उनका किसमें एंटीबायोटिक, हमारे यूएस में तो नहीं दे रहे थे, अब मुझे यहाँ का नहीं पता कि यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी. यू हैव टू जस्ट क्वारंटीन एंड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक एंड यू विल हील योरसेल्फ. योर बॉडी हील्स इटसेल्फ. आप चाहे कुछ दे ना दें, वो खुद ही बॉडी एक मैकेनिज्म है, खुदा की कुदरत है, वो खुद ही ठीक हो जाती है. मैं आप यूएस की बात बताई, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इतनी आदत हो गई है कि डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक खा के 2 डोज में ठीक होने की. जब पता चला कि 14 दिन तक क्वारंटीन करना है और खुद ही बॉडी को हील होना है, नोबडी लाइक्ड इट. डॉक्टर ने कहा था, चाहता तो कोई कह देता, लेकिन अब कुछ चीज़ों में नहीं चलती दवा. उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते दवा, ज़्यादा बुखार हो तो टेलेनॉल पैनाडॉल खा लीजिएगा और आप ठीक हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हम आप कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि ईजी फिक्सेस की इतनी आदत है, तो बस फॉरन रिजल्ट चाहिए. जिस बिलीफ की मैं बात कर रही हूँ उसमें काम करना पड़ता है. नोबडी वांट्स टू पुट दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एवरीबडी वांट्स टू हैव इंस्टेंट रिजल्ट्स. तभी जो लोग कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, उनकी भी वजह यही है कि उनको फ़ौरन जवाब चाहिए होता है. और उनको बोलो कि रुक जाओ, हो सकता है इस दुआ के आपका कहीं और रिजल्ट मिल जाए. नोबडी होता है कि भाई जल्दी चाहिए, रिजल्ट फ़ौरन दो. अल्लाह मियाँ से भी हम ये बात करते हैं, तो डॉक्टर तो फिर बहुत दूर की बात है. तो वो जो डॉक्टर कह रहा है आपको कि बिलीफ बनाओ, बिलीफ का मतलब है जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, वो बेचारा आपको जितनी दवाएं दे दे. अब साइकेट्रिस्ट ने जब उनको भेजा कि आप किसी लाइफ कोच या काउंसलर या किसी के पास जाएं, क्योंकि मुझे आप अब इतने डिपेंडेंट हो गए एंटी डिप्रेसेंट पे. अच्छा, जो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि वो आपको ऐसी दवाएं दे देते हैं, और मैं बहुत क्लोज लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने उस दवाओं से, क्योंकि वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका साइकेट्रिस्ट कहेगा कि अब आपको हमें वीन ऑफ करना है. वीन ऑफ का मतलब है अब हमें आपको इस दवा से निकालना है, क्योंकि आप मेंटली इस दवा पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको इसके बगैर नींद नहीं आती, या आपकी थॉट इतनी आपको बॉदर करती है कि आपको दवा खानी पड़ती है, वरना आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. तो वही डॉक्टर उस वक्त तो बहुत आप सीरियस कंडीशन में थे, अब आपको कहते हैं कि यार 6 महीने हो गए, आपको मैं सारी ज़िंदगी के लिए दवा नहीं खाने दे सकता. आई हैव टू वीन यू ऑफ फ्रॉम दिस मेडिसिन. नाउ दैट पॉइंट दे नीड अस, कि आपके अंदर हम वो बिलीफ जगाएं कि यू कैन डू इट, यू कैन सर्वाइव विदाउट दिस मेडिसिन, नाउ यू डोंट नीड इट. फिर आपका माइंड रिवायर होता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको इस थॉट से निकालना पड़ता है कि आप कोई मरीज़ नहीं है, यू आर फाइन नाउ, यू कैन डू इट. लेकिन मुझे लगा कि मैं ये बंदा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एज फार एज स्ट्रेस इज कंसर्न, अगर ये काम उस वक्त शुरू हो जाता जब शायद वो बंदा इतना सीरियस कंडीशन में नहीं होता. जैसे हम कहते हैं यार अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी क्या ज़रूरत है. अगर हम उस वक्त काम शुरू कर दें इनिशियल स्टेज पे, मैं दवा की बात नहीं कर रही, मैं बिलीफ की बात कर रही हूँ कि आई कैन डू इट वाली चीज़, तो हो सकता है हम उस स्टेज पे ही ना पहुँचे. जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल सिखाते हैं. वो इसलिए नहीं सिखाते, वो इसलिए सिखाते हैं कि जब आपकी लाइफ इतनी हेल्थी हो जाएगी, आपको पता होगा ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना, इससे मुझे ये नुकसान हो सकता है, मुझसे मुझे वो नुकसान हो सकता है, तो आप बड़ी क्रॉनिक बीमारियों में नहीं पड़ते. और दैट्स व्हाट वी डू. अब किसी को बोलो लाइफ कोचिंग का, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी लाइफ कोच की क्या ज़रूरत है, आई एम परफेक्टली फाइन. तो भाई लाइफ कोच जो है वो डिप्रेस लोगों के लिए नहीं है, कोच जो है वो डिप्रेस लोगों के लिए नहीं है.
कोच उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें हेल्थी रहना है मेंटली एंड फिजिकली. I want to excel. I want to do something really big. Or this is my talent. Can you help me out and create some results? So that's what we do. ज़रूरी नहीं आप डिप्रेशन के आखिरी लेवल पे पहुंच जाएं उसके बाद लाइफ कोच के बजाय हम आप उनको खुद कहते हैं कि I think you need medicine now. But you don't have to be there. You can work on yourself right here, right now. जैसे उन्होंने सवाल किया था कि रियलिटी का अगर काम अभी से होगा तो वहाँ पहुँचने की नौबत नहीं आएगी. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फैसल हनीफ है और मेरा सवाल ये है कि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ बोल देता है मुझे तो मतलब फौरन ही गुस्सा आता है, गलती नहीं होती मेरी, लेकिन गुस्सा आता है थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि मुझे इसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि गुस्सा जल्दी ना आए? हाँ, बस. Thanks for sharing with us. Clap for him, by the way. आपने जो एग्जाम्पल दी है वो एक ट्रिगर की एग्जाम्पल दी है. हमारा माइंड इस तरीके से सेट हो जाता है कुछ बिहेवियर्स पे कि जब हम एक स्टिमुलस देखते हैं, स्टिमुलस वो होता है कि आपने कोई चीज़ देखी, आपके माइंड को सिग्नल मिला, नाउ यू हैव टू डू इट एंड यू डू इट. जब वो आप कर देते हैं आपको लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया. इसमें वजह ये होती है कि सबकॉन्शियसली आप उस बिहेवियर के इतने आदी हो चुके हैं, उस पैटर्न के इतने आदी हो चुके हैं कि आपको पता है कि कोई ये कहेगा और मुझे ट्रिगर, इसको कहते हैं आप ट्रिगर हो जाते हैं. आपको ट्रिगर मिला, आपको स्टिमुलस मिला, आपने रिएक्ट किया. समटाइम्स पीपल डोंट फील इट, उनका दिस इज़ हु आई एम, मैं तो ऐसे ही हूँ. कुछ लोग को बाद में रिग्रेट भी होता है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर लिया. जिन लोगों के साथ ये प्रोसेस रहता है, what you can do it, you have to break the pattern. You have to identify कि मेरा ट्रिगर क्या है, मैं किस चीज़ से ट्रिगर होता हूँ. जब तक अगेन आपको कनेक्ट किससे होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है. When you know yourself pretty well कि अच्छा ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर सकती है, that is the only time you prevent. Thoughts कह लें, interpretation कह लें, कुछ कह लें. So, आपके जहन में सबसे पहले जो भी आपको ट्रिगर मिलता है उससे एक थॉट आती है, एक इंटरप्रिटेशन आती है. आप खुद अपने दिमाग में इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये मुझे लगा है. आपकी थॉट जो है वो आपका इमोशन क्रिएट करती है. इमोशन कैन बी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, कुछ भी आप उसको नाम दें, सैडनेस. आपकी थॉट आपका इमोशन क्रिएट करती है, आप खुद नहीं करते या वो इंसान नहीं कर रहा. अगर आप किसी की चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं तो वो इंसान नहीं है, वो थॉट है जो आपको बताती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि किसी इंसान को आप इतना प्रिविलेज ना दें कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सके. द इमोशन कैन ओनली कंट्रोल बाय योर थॉट्स. इफ़ यू कैन चेंज द थॉट देन इट कैन चेंज द इमोशन एंड योर इमोशन इज डिपेंडेंट ऑन योर बिहेवियर. मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं उसी हिसाब से बिहेव करूँगी. मेरे अंदर खुशी है तो मैं उसी हिसाब से बिहेव करूँगी. इमोशन किस पे डिपेंड करता है? थॉट पे. थॉट से क्या जनरेट होता है? इमोशन. एंड इमोशन से जनरेट होता है आपका बिहेवियर. सो आप जब बैक ट्रैक करेंगे अपने आप को तो आप जाएंगे थॉट पे. तो काम किस पे करना है? थॉट पे. कि मैं क्या मेरे दिमाग में कोई स्टोरी की बात की थी आपने, मैंने आपको बताया स्टोरी, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जब आप किसी पे गुस्से पे होते हैं ना तो आप सिर्फ उस तरीके से सोच रहे होते हैं कि अपने हिसाब से, अपनी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बस अपने हिसाब से कि मैं ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर मैंने ये कहा था. अब जब आपको अपने आप को डिटैच करना है उस थॉट से तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना होगा. जैसे मेरी और इनकी अगर कोई बहस हो जाए और मैं बोलूँ यार ये तो मेरी बात ही नहीं समझती इनको, तो जब मैं ये करूँ तो आपको अपने आप से निकल के आप किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं. I'm an NLP practitioner too, so this is called neuro-linguistic programming. What we do is we train people to detach themselves and go to the objective point of view, like watch it like a movie. कि आप मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे होते हैं, हम बड़े उस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा पता है अच्छा कब चलता है? जब आपको किसी दूसरे को मशवरा देना होता है. तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत कर दिया. हम उसमें इतनी तेज़ी से दिमाग चलता है. जब हम उस सर्कल में खुद होते तो हमारा दिमाग नहीं चलता. जब आप 180 डिग्री पे होते हैं तो यू कैन सी, बट व्हेन यू आर इन 360 डिग्री यू कैन नॉट सी बिकॉज यू आर इन इट.
So what you need to do is go to the objective point of view and see it like a movie. और दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, अब आप में से दोनों को मशवरा देना है। जब आप मशवरा जोन में आ जाते हैं ना तो आप सबसे स्मार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, उनके अपने मसले नहीं चलते रिलेशनशिप वगैरह में, किसी में दोस्त के साथ कोई मसला होगा, वो सबसे बेस्ट एडवाइस देंगे। उसकी वजह ही यही है कि हर इंसान दूसरे को एडवाइस देने में तो आपका दिमाग अगर अपने लिए नहीं चल रहा और आपको अपनी थॉट चेंज करने में मसला हो रहा है, तो आप उस 360 डिग्री से बाहर आएँ और 180 पे जाएं और देखें कि अच्छा अगर आपके सामने ये हो रहा होता तो आप उस इंसान को क्या मशवरा देते। मुझे पता चला कि जब मैं इस जर्नी में थी कि मैं बोल अच्छा लेती हूँ और जब किसी से बात करती हूँ तो उससे मेरा ह्यूमन कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, किसी की मुश्किल से मुश्किल थॉट को आसान में आराम से बना सकती हूँ। ये टैलेंट मेरे अंदर लाइफ कोचिंग से पहले से था। पढ़ते पढ़ते फिर उसको सीखना मुझे शुरू किया, क्या दिमाग सोचता कैसे, दिमाग काम कैसे करता है, उसको पढ़ना शुरू किया। अब मैं पढ़ के बैठ जाऊँ तो ये मैंने नॉलेज ले ली, इसको मैं नॉलेज तो कह दूँगी बट मैं इसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं कह सकती। स्ट्रेंथ मैं उस वक्त कहूँगी जब मैं उस पर इतनी प्रैक्टिस कर लूँगी कि अगर कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसको उस चीज़ से बाहर निकाल सकूँ, तो फिर मैं उसको बोल सकती हूँ कि हाँ दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ माई स्पेशलिटी, दिस इज़ माई यूनिक टैलेंट। खुदा ने हर इंसान को, एवरीबडी इज़ ह्यूमन, वी आर ह्यूमन स्पीशीज़, दैट्स फाइन, बट एवरीबडी इज़ यूनिक एट द सेम टाइम। Every individual has a unique talent. Now finding a unique talent is a task. Then once you find out the unique talent, work on the talent is another task. Then you work on the talent और उसमें इतनी practice करके mastery करके उसमें excel करना, that's another task. और फिर उसके बाद जो है आप जाके अपने आप को बोल सकते हैं कि okay this is my strength, this is a long journey. तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुद अपने आप पे बिलीव करता है वो दूसरे इंसान पे बिलीव नहीं करता। मैं अगर किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट, मैं हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती बाय द वे। अगर मुझे पता है ये मेरा टैलेंट है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान से मिलूँगी, फॉर एग्जांपल किसी एक्टर से मिलूँ, वो बहुत ही बड़ा एक्टर है, मैं उससे बात करते हुए इसलिए नहीं हिचकिचाऊँगी, ठीक है वो अच्छा एक्टर है, उसने दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ा है, लेकिन आई नो माई टैलेंट एंड माई स्ट्रेंथ टू। उसके सामने आई वोंट फील छोटा, स्मॉल। जब आपको ये पता होता है कि ठीक है आप किसी मेरी रेस सिर्फ मेरे साथ है, मेरी रेस ना इससे है ना उससे है, मुझे पता है अपनी स्ट्रेंथ, मैं अपनी चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, वो आपसे कई ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या उसने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ यू वोंट ट्रिगर, यू वोंट फील इनसिक्योर, यू वोंट फील के हेजिटेंट के यार मैं इससे सवाल करूँ ना करूँ, ये मुझे छोटा समझे, पता नहीं क्या समझे। तो वो चीज़ें तब आती हैं जब आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो चीज़ें आपका लिमिटिंग बिलीफ जो होता है, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को कैसे चैलेंज करते हैं। अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ ख़त्म होने से पहले। वेन एवर यू हैव अ लिमिटिंग बिलीफ, आस्क 3 क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। पहला सवाल, इज़ दिस रियली ट्रू? ये मेरे दिमाग की कहानी है या ये एक फैक्ट है? अगर मैं ये लिमिटिंग बिलीफ रखता हूँ, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ पहले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन इन यूथ इज़ आई एम नॉट गुड इनफ। ये मैंने यूएस में बहुत सारे सेशन किए, सबसे जब मैं किसी से पूछती हूँ लिमिटिंग बिलीफ तो 90% ऑफ द क्राउड कहता है आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब वो कहते हैं मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनफ नहीं हूँ। सो अगर हम इस लिमिटिंग बिलीफ को लेते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि आपकी भी यही सोच है आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, आस्क योर सेल्फ इज दिस रियली ट्रू? ज़्यादातर जवाब आता है यस, हाँ, तभी तो सोचते हैं सब। अच्छा, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप दैट बिलीफ, हु इज़ गोना सफ़र? मे बी मी, सबसे पहले तो मैं खुद, फिर मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, ओके, और मेरा करियर। फिर आप अपने आप से सवाल पूछें कि हाउ मच इज़ गोना कॉस्ट यू, व्हाट विल बी कॉस्ट यू। आप अगर इसको रखते हैं सारी ज़िंदगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। सो डू यू स्टिल वांट टू कीप इट? आप जितने कनेक्शन अपने आप से, पता है कब होता है? जब आप अपने आप से बातचीत शुरू करते हैं, जब आप अपने अंदर टटोलना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा शेर है, मैं द रीज़न आई एम इन लाइफ कोचिंग बिकॉज आई वेंट टू स्पिरिचुअल जर्नी अ लॉट। तो उसमें एक सच्चल सरमस का शेर है कि उनसे मिलने, खुदा डिवाइन की बात हो रही है, डिवाइन पावर की, खुदा की बात हो रही है कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए, खुद से मिलने के लिए ज़माना चाहिए। मतलब आप
अल्लाह से कनेक्शन की बात करते हैं, आप लोगों से कनेक्शन की बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप से कनेक्शन की बात नहीं करते। खुदा खुद कहता है कि खुदा को पहचानने के लिए अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को डिलीट नहीं कर सकते, उसको शेकी कर सकते हैं, उसको कमज़ोर कर सकते हैं। जब वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो वही चीज़ पावर में आती है जिसको आप पावर देंगे। आपके ऊपर वही इंसान हावी होता है जिसको आप ये फ्रीडम देते हैं कि ओके माई इमोशंस आर डिपेंडेंट ऑन यू। डू नॉट गिव दैट पावर टू एनीबडी बाय द वे, बट आप उसी वक्त तो अगर आप किसी इमोशन को या किसी थॉट को पावर देंगे वही चीज़ पावर में आएगी। अगर आप किसी चीज़ से पावर लेना चाहते हैं तो उसको पहले शेकी करें, उसको हिलाएं कि जो तुम सोच रहे हो ये वाकई में सच है, और अगर नहीं, अगर सच है तो मुझे एविडेंस दो, और अगर नहीं सच है तब भी मुझे 3 एविडेंस दो। अपने आप को देखें कि कहाँ कहाँ आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट थे, तो इसका मतलब आपका बिलीव जो है वो थोड़ा शेकी हो गया है। दैट्स द राइट टाइम। नाउ पुट अ न्यू बिलीफ ऑन टॉप ऑफ इट एंड ट्राई टू स्टार्ट बिलीविंग कि भाई मैंने अगर ज़िंदगी में 3 दफ़ा मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ तो मे बी 10 दफ़ा भी हो सकता हूँ। यू गेट माई पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम। मैम काफ़ी बातें जो आपकी वो हम रिलेट करती थी, लेकिन एक आपने इमरजेंसी मोड के हवाले से बताया था। अब मुझ जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो ये करते हैं कि पूरा जो हफ्ता है ना, अगर आपको एग्जाम के टाइम मिला है वो हम पहले से अगर कोशिश भी करें हमसे नहीं पढ़ा, हम कोशिश भी करें, हम शेड्यूल बनाएं, हफ्ते हम सीरियस नहीं हो रहे। मैंने वही बताया ना, दिस वाज माई स्ट्रगल टू, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हम भी ऐसे ही थे स्कूल कॉलेज में कि लास्ट मिनट पे पढ़ना, लास्ट मिनट पढ़ना। आप अभी तो ये निकाल लोगे, एग्ज़ाम तो निकाल लोगे, लेकिन ये अगर हैबिट बन गई मेरे भाई तो आगे जाके मसला होता है। स्केड्यूलिंग, जॉब, टाइम, लोग क्या होते हैं जब शादी हो जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस हम सिखाते हैं लोगों को। अब वर्क कर रहे हैं तो वर्कaholic बन जाएंगे, काम करते रहेंगे, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है, बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों को टाइम दे दिया, घर को टाइम दे दिया, तो भाई वो जॉब हो रही है। बैलेंस आता है स्केड्यूलिंग से। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारे प्लानिंग करते रहें और आप सारी चीज़ों से हट जाएं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने 4 घंटे और लगा दिए। अच्छा, आपने एक और सवाल ये किया था, सॉरी भूल गई मैं, कि आप लोग प्लानिंग भी कर लें तो उस पर अमल नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पे ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है। मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, बनाती हैं, सारे प्लान बना लेंगी, उसमें से एक बात पे उनसे अमल नहीं होता। कहती हैं यार याद नहीं रहता हमें कि हमने बनाया था। तो तो उसकी वजह ये है कि आप जब प्लान कर रहे होते हैं, आपका स्केड्यूल आपकी प्रायोरिटी से अलाइन नहीं है, आपकी वैल्यू से अलाइन नहीं है, तो आप उस स्केड्यूल को परसू या फॉलो नहीं करेंगे। आपकी यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। आपकी प्रायोरिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लेते हैं, मेरी प्रायोरिटी मेरे फ्रेंड्स हैं, दैट्स इट। तो यही होता है, राइट? तो आपका जो भी स्केड्यूल है, आप चाहे बना रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाएंगे कि मेरी प्रायोरिटी ये है। अगर आपने एक ऐसा अच्छा सा स्केड्यूल बना दिया जो आपकी टीचर, आपकी अम्मा और आपकी कोई भी, उसको बहुत अच्छा लगा कि यार ये कितना अच्छा स्केड्यूल है, तुम इतने अच्छे इंसान हो, वो आपने किसके हिसाब से बनाया? लोगों की परसेप्शन के हिसाब से। अभी उन्होंने भी ये सवाल किया था कि परसेप्शन हर एक की डिफरेंट होती है। आपको स्केड्यूल आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाना है। अगर दोस्ती हैं तो पुट योरसेल्फ इन दैट। या सोशल मीडिया है, जैसे मैं स्केड्यूल बनाती हूँ तो माई प्रायोरिटी इज़ माई किड्स। आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह। तो अब मैं जब से यहाँ आई हूँ सब मुझे कह रहे हैं आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझसे बात की कि आप एक्सटेंड कर लें, हम यहाँ करेंगे सेशन, ये करेंगे, वो टीवी चैनल से बात की। मैं कहा मैंने डेडिकेट किए थे 5 से 6 दिन, छठे दिन मुझे फ्लाई आउट करना है। नाउ माई प्रायोरिटी राइट नाउ कि मैं 6 दिन से ज़्यादा अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, अपने फादर के साथ है, मुझे छठे दिन फ्लाई आउट करके घर पहुँचना है। अब कुछ भी हो जाएगा, मेरा स्केड्यूल इसलिए नहीं हटा कि वो स्केड्यूल प्रायोरिटी मैंने डिफाइन कर ली थी कि क्या चीज़ वैल्यू है, मनी, फेम, फैमिली, जो मैं आपको बता रही थी ना, मेरी वैल्यूज़ और मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से ही स्केड्यूल मिला है। तो अगर कोई आके मुझे कह भी देना कि आप अगर एक दिन रुक जाएंगे तो आपको हम पता नहीं दुनिया का क्या स्टार बना देंगे, नाउ इट्स नॉट अलाइन विद माई प्रायोरिटी, आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। व्हाट यू कैन स्टार्ट विद, पुट के दिन में मैं एक काम ऐसा करूँगा जो मेरी गोल से, मेरी ग्रोथ से मुझे करीब कर देगा, एक काम। या अगर आपको बोल रहा है दिन का बहुत हो जाएगा, हफ्ते का कर लें आप, कि एक में ऐसा काम मेरी ग्रोथ से रिलेटेड होगा, माई प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, एनी ग्रोथ, फैमिली, रिलेशनशिप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आप एक काम करेंगे और उसमें वो जो मैं काम करूँगा उसमें 1 घंटे ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगा।
अब आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसमें आपने कहा यार दिन में नहीं, मैं सोचता हूँ हफ्ता का कर लेता हूँ, हफ्ता ठीक रहेगा, तो आप हफ्ते का कर लें। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड डेडिकेट दैट। अब हम उस एज में आ चुके हैं, हम वो नहीं करते 7 से 8 बजे खाने का टाइम, 9 से 10 बजे दोस्तों का टाइम, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। स्टार्ट विद वन थिंग दैट ओके आई विल अचीव वन थिंग एवरी डे। अब मेरा स्केड्यूल यही होता है कि मेरा एक जो काम होगा वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा, एक काम जो होगा फैमिली से रिलेटेड होगा, दैट्स हाउ आई। और वो नहीं होता जब, तो मुझे उलझन रहती है कि आज मैंने कहा था कि एवरी डे आई डू वन थिंग, सो आई हैव टू डू इट। समटाइम्स आई डू इट इन द मिडल ऑफ द नाइट बिकॉज आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ। ये स्केड्यूल किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये स्केड्यूल है, कमिटमेंट है आपका आपके साथ। जो लोग इस कमिटमेंट को ब्रेक करने के इतने आदी हो जाते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आपका कमिटमेंट आप वो रखें, जैसे कहते हैं ना, आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं भाई उतनी बात करो जितनी निभा पाओगे। दैट्स व्हाट यू शुड डू विद योर सेल्फ। सबसे बेहतर और सबसे आपके साथ सारी ज़िंदगी रहना है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आप अपने आप से उतना ही वादा करें जितना आप निभा सकते हैं। अगर वो आप हफ्ते का एक भी नहीं निभा सकते, महीने का एक निभा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो वादा करें जो आप निभा सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो हफ्ते का हो। Any questions? I am wrapping up the session. Thank you.